कक्षा 9वीं विषय हिंदी प्रकरण धूल के व्याकरण आधारित कार्य में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में पाठ धूल को पढ़ा, इसकी व्याख्याएं की और साथ ही साथ प्रश्नों के उत्तर भी दिए। आशा है जो कुछ आपको पढ़ाया था वह आपको समझ में आ गया होगा। अब धूल के अंतर्गत हम व्याकरण आधारित कार्य करने जा रहे हैं। तो इस पाठ में उपसर्ग एवं प्रत्ययों का अधिक प्रयोग है और इसलिए इस पाठ के अंतर्गत हम उपसर्ग एवं प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। यह व्याकरण कार्य आपके व्याकरण आधारित कार्य में भी सम्मिलित है, जो आपको बोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो इस कक्षा में हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय की शब्द निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्द निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास के द्वारा किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग क्या है या उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला वह शब्दांश। देखिए यहाँ पर शब्दांश है, शब्द नहीं है, यानी शब्द का एक अंश है जो पूरा अर्थ, जिससे आपको कोई पूरा अर्थ नहीं मिल सकता। तो जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है वह आगे जुड़ता है, वह मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है। या किसी भी शब्द के पूर्व जोड़े जाने पर शब्द का अर्थ बदल देने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं। जहाँ पर प्रति, अभि, दुर, वि और नि उपसर्ग हैं, उन शब्दों के उपसर्ग को पृथक करने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल शब्द है जिसे हमने अलग किया है वह मूल शब्द सार्थक है कि नहीं है, यानी मूल शब्द का सार्थक होना बहुत आवश्यक है। जैसे उदाहरण स्वरूप प्रति और लिपि। तो प्रति और लिपि में प्रति क्या है? मूल शब्द। प्रति क्या है? उपसर्ग है और लिपि मूल शब्द है। अभि में अभि उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। तो मान का पूरा अपने आप में अर्थ है, प्रति के साथ लिपि का अपना पूरा अर्थ है। इस प्रकार से पूर्ण अर्थ वाले मूल शब्द प्राप्त होना चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। क्यों कई प्रकार के होते हैं? हम तो यहाँ हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं, फिर हिंदी में हम कई प्रकार के उपसर्ग क्यों पढ़ें? यह प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। तो बच्चों, हिंदी की जननी है वह है संस्कृत। तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिंदी में हैं। अंग्रेजी, हमारी भाषा में हिंदी में अंग्रेजी का भी बहुतायत प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं। क्योंकि समय समय पर भारत में किसी भी कारण से विदेशियों का आना जाना रहा और जिसके कारण हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी भाषा में भी आमूलचूल परिवर्तन आया, बहुत अधिक परिवर्तन आया, भाषा में नए शब्द जुड़े। तो इसी के कारण हर एक भाषा के शब्द हमारी भाषा में होने के कारण इसमें उपसर्गों की संख्या भी अधिक हो गई। तो हिंदी में जो प्रचलित उपसर्ग हैं, जो प्रचलित हैं उपसर्ग है ना, जिनको हम अधिक प्रयोग करते हैं, वे उपसर्ग कुछ इस प्रकार से हैं। उन्हें हम अलग अलग 4 भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जिनकी संख्या 22 है, हिंदी के उपसर्ग जिनकी संख्या 13 है, अरबी और फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। क्योंकि अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों की संख्या इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि हम उनका आवश्यकता अनुसार अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, यानी वे हिंदी भाषा के अंग नहीं हैं, परंतु अपनी आवश्यकता अनुसार हम उन शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते हैं। परंतु हिंदी में हिंदी के उपसर्ग निश्चित हैं, संस्कृत के उपसर्ग भी
लगभग निश्चित हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण आप देखें, प्रति और अर्पण, प्रत्यर्पण। तो हमने यहाँ पर देखा प्रति और अर्पण से प्रत्यर्पण बना, और यहाँ पर देखा अभि और मान, दुर और आचार, दुराचार, वि और हार, विहार, और नी और योग, नियोग। तो ये जो है, ये शब्द जो है पूर्ण शब्द बने। अर्पण, मान, आचार, हार और योग, ये पूर्ण शब्द बने हैं जिनका कोई अर्थ है, सार्थक शब्द बने हैं। यह हमें ध्यान देना है कि इस प्रकार से सार्थक शब्द ही उपसर्ग को अलग करने के बाद बने। अब ये आपके पाठ 1 धूल का भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न है, जिसे आपको हल करना है। हालांकि हमने यहाँ पर आपको उत्तर भी दिए हुए हैं। कारण यह है कि यह हमारी ऑनलाइन कक्षा है और जिसमें हमारे बीच में वार्तालाप होना कई बार संभव नहीं हो पाता। हम चाहें भी तब भी हम आपकी सभी समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते जिस प्रकार से हम कक्षा में आपकी समस्याओं का निराकरण करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो, परंतु बच्चों ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपको स्वयं पढ़ना है, स्वयं समझना है। अतः हम आपको जितना भी हो सकता है, जितनी आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में, उतनी हम कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ। अतः हमने यहाँ पर आपको उत्तर सहित दिया है। इसके बाद हम आपको कुछ कार्य देंगे जिस कार्य को आप स्वयं करें, परंतु यहाँ पर आपको उत्तर सहित ये प्रश्न भी दिया है और उसका उत्तर भी दिया है, जिससे आप अध्ययन करके समझ सकें कि किस प्रकार से उपसर्ग को अलग किया जाता है और किस प्रकार से मूल शब्द को लिखा जाता है। यह अध्ययन करने के लिए आपको दिया गया है, जिससे आप समझ पाएँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पुस्तक से शब्द लिख लें और लिखने के बाद आप स्वयं करने की कोशिश करें, और जब आप कार्य कर लें तो यहाँ से आप जांच सकते हैं कि आपसे कितना कार्य सही बना और कहाँ आपने गलती की। तो इस हेतु हमने यह कार्य आपको उत्तर सहित दिया है। इसका उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को सीधा सीधा उत्तर दे देना। यह आपकी सुविधा के लिए है केवल, जिससे कि आप सीख सकें कि प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखें और उसके बाद आप इसको जांच लें। आप पुस्तक से प्रश्नों को लिख सकते हैं। इसके साथ साथ पुस्तक में और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें उपसर्गों का प्रयोग है, उन्हें आप छांटिए और छांटने के बाद उसको लिखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से उपसर्गों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आती है बात प्रत्यय की। हमने उपसर्ग समझ लिया, अब आती है प्रत्यय की बात। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? सबसे आखिरी में जुड़ते हैं। शब्दांश होता है जो अंत में जुड़ता है। तो अब प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय वह होते हैं जो धातु में जोड़े जाते हैं। बच्चों, आप लोगों ने संस्कृत में धातु रूप पढ़े होंगे, है ना? तो धातु रूप में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें बोलते हैं कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा में जोड़े जाते हैं, सर्वनाम में जोड़े जाते हैं, विशेषण में जोड़े जाते हैं, वह होते हैं तद्धित प्रत्यय। अब देखिए आप, पढ़ क्या है? धातु है। तो पढ़ता, पढ़ती, ये सब क्या हो गए? कृत प्रत्यय है। लिखता, पढ़ता, पढ़िए, या ये लग गया उसके अंदर प्रत्यय। तो जो धातु रूप आपको समझ में आ गया कि जो शब्द धातु शब्द हैं, धातु रूप हैं जो शब्दों के, वह जो हैं उनमें यदि कोई प्रत्यय जोड़ा जाए तो वह कहलाता है कृत प्रत्यय।
और जो संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में जोड़ा जाता है तो वह होता है तद्वित प्रत्यय। संज्ञा में कैसे? संज्ञा शब्द कोई भी आप, जैसे मान लीजिए भोपाल, भोपाल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, तो भोपाली तो क्या हो गया? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी संज्ञा है, और संज्ञा में यह ली लग गया तो यह हो गया क्या? तद्वित प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार से सर्वनाम, इसी प्रकार से विशेषण जो शब्द हैं उनको संज्ञा, उसको यदि उनमें यदि कोई प्रत्यय लगाया जाता है तो वह प्रत्यय तद्वित प्रत्यय कहलाता है। लठैत, लठ धन ऐत, लठैत, सप धन एरा, सांप धन एरा, सपेरा, कमाधन आऊ, कमाऊ, तैराक और आक, तैर और आक, तैराक, भगोड़ा है तो कैसे बनेगा? भाग और ओड़ा, चटोरा तो चाट और ओरा, ससुराल तो ससुर और आल, पढ़ाई, पढ़ और आई, मिठाई, मीठा और आई, बुढ़ापा, बूढ़ा और पा, लिखावट, लिखधन आवट। तो यह क्या है? यह सभी उदाहरण हैं जिनसे देख करके आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार से प्रत्ययों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब मैंने आपको लेखन के लिए कुछ कार्य दिए हैं कि उपसर्गों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द बनाना है। आप दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द बनाना है। आप यह कार्य करेंगे तो आपको जो कुछ भी आपने पढ़ा है उपसर्ग और प्रत्यय वह आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों, यह तो रही उपसर्ग और प्रत्यय की बात जो आपको पूरा करना ही है, और मुझे आशा है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ में आ गए होंगे, और यदि नहीं समझ में आए होंगे तो हमारी कक्षा रहेगी, उसमें आप पूछ सकते हैं प्रश्न कि आपको उपसर्ग या प्रत्यय समझ में नहीं आ पाए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय की और कक्षाएं ली जाएंगी, क्योंकि यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी हमने कैसे पढ़ा है? केवल उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ दिया। अभी प्रत्यय को हमने कौन से प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं, कौन से प्रत्यय तद्वित प्रत्यय हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमें अलग से एक और कक्षा लेना पड़ेगी। तो अभी आपको केवल इतना कार्य करना है जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि हमें किस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द बनाना है। शब्द बनाना आप सीख जाइए, और फिर उसके बाद हम आपको अलग अलग करना भी बताएंगे, और अगले वीडियो में या कक्षा में आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप नए नए शब्द और बना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपनी भाषा में और निखार ला सकते हैं उपसर्ग और प्रत्ययों के माध्यम से। बच्चों, अब आती है बात कि हम टीवी पर क्या देखें, क्या समझें। आज टेलीविज़न पर इतने सारे कार्यक्रम आते हैं, परंतु हम यह नहीं जान पाते कि हमें क्या देखना चाहिए। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किन चीज़ों से हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप देखें सुबह सुबह तो हमारा पूरा दिन तो अच्छा होगा ही, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, और हम भारत के महान लोगों के विषय में जान पाएंगे। तो ऐसा ही कार्यक्रम लोकसभा टीवी पर सुबह 7:30 बजे आता है, और 7:30 से 8 बजे तक, 8:05 तक, कभी कभी 7:55 तक, यानी जैसी उनके पास सामग्री होती है उस हिसाब से वह दिखाते हैं। तो ये प्रेरणादायी व्यक्तित्व नामक एक कार्यक्रम आता है, जिससे आप जान पाएंगे कि भारत के कितने कितने महान व्यक्ति हुए हैं जिनके विषय में आपने अपनी पुस्तकों में भी बहुत कम पढ़ा है, और आप बहुत ज़्यादा उनके विषय में नहीं जानते। तो उनके विषय में जानने का एक अच्छा मौका है। आप स्वयं तो देखें ही, साथ ही साथ
अपने परिवार में अपने माता पिता को लेकर यदि वो बैठ सकें, अपने भाई बहनों को लेकर बैठें, वो बैठ सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसा देखते हैं वैसे ही हमारे व्यक्तित्व का और चरित्र का निर्माण होता है। और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि हम अपने व्यक्तित्व का और अपने चरित्र का निर्माण करें। हमारी यह बेटा जिम्मेदारी है कि हमारा जो चरित्र है और हमारा व्यक्तित्व है वह ऐसा बने कि लोगों को आदर्श प्रतीत हो, हम ऐसे प्रतीत हों कि लोग हमारा अनुगमन करने के लिए तैयार हों। तो ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में हम जब देखेंगे, सुनेंगे, तब हमें भी कहीं ना कहीं प्रेरणा प्राप्त होगी अपने जीवन को अच्छे से अच्छी दिशा में ले जाने की। आशा है आप मेरी बात पर अमल करेंगे और इस कार्यक्रम को देखेंगे, और साथ ही साथ यह भी बताएं कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।